प्यारे विद्यार्थियों, मैं जगदीश प्रसाद देवटिया गुड़ा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम टॉपिक लेंगे व्यतिकरण। कौन सा टॉपिक है? व्यतिकरण। तो व्यतिकरण किसे कहते हैं? व्यतिकरण किसे कहेंगे? दो तरंगे, कितनी तरंगे? दो तरंगे होनी चाहिए अपने पास, दो तरंगे जिनकी आवर्ती समान हो। आवर्ती कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। आयाम लगभग समान होना चाहिए। आयाम लगभग समान। दो प्रकाश तरंगे हो जिनकी आवर्ती समान हो, आयाम लगभग समान हो और दोनों एक ही दिशा में संचरित हो। एक ही दिशा में क्यों संचरित हो? तो ये दोनों तरंगे मिलकर के, दो तरंगे कैसी होनी चाहिए? आवर्ती समान होनी चाहिए, उनका आयाम लगभग समान होना चाहिए और एक ही दिशा में क्या होनी चाहिए? संचरित होनी चाहिए। तो ये दोनों तरंगे क्या होती हैं? अध्यारोपित होती हैं। दोनों तरंगे अध्यारोपित होती हैं और ये अध्यारोपित होकर के एक परिणामी तरंग का निर्माण करती हैं। परिणामी तरंग का निर्माण करती है। तो इस परिणामी तरंग की तीव्रता, इस परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम होने की घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। तो इसको हम थोड़ा स्टेप में याद करें। अपने पास दो तरंग होनी चाहिए जिनकी आवर्ती समान होनी चाहिए, आयाम लगभग समान होना चाहिए और दोनों एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। तो जब दोनों एक ही दिशा में संचरित होकर के अध्यारोपित होती हैं, आपस में मिलती हैं, तो ये परिणामी तरंग का निर्माण करती है। अब इस परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम होने की घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। तो इन शब्दों को हम जोड़ करके इसकी परिभाषा बना देंगे। लगभग समान आयाम और समान आवर्ती की दो तरंगे एक ही दिशा में संचरित होकर के अध्यारोपित होती हैं, तो ये परिणामी तरंग का निर्माण करती है। उस परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम होने की घटना क्या कहलाएगी? व्यतिकरण कहलाएगी। व्यतिकरण क्या होता है? परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होना और न्यूनतम होना। ये मुख्य पॉइंट है, तीव्रता का अधिकतम और न्यूनतम होना। ये घटना क्या होती है? व्यतिकरण कहलाती है। तो जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, तीव्रता अधिकतम होती है, उन बिंदुओं पर जो व्यतिकरण होगा उसको कहेंगे संपोषी व्यतिकरण। उसे क्या कहेंगे? संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है, तीव्रता न्यूनतम होगी, वहां जो व्यतिकरण की घटना होगी उसे कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। उसे क्या कहेंगे? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो ये तीव्रता को हम, वो तीव्रता को अधिकतम और न्यूनतम होना, तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम होना, इसके आधार पर व्यतिकरण के दो नाम दे दिए। क्या? संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, दो नाम दे दिए इसके। तो यह है व्यतिकरण। अब व्यतिकरण की घटना के लिए सबसे पहले प्रयोग किया गया था यंग का द्विस्लिट प्रयोग। कौन सा प्रयोग? यंग का द्विस्लिट या द्विछिद्र प्रयोग, जो व्यतिकरण की पुष्टि करता है और तरंग प्रकृति की भी पुष्टि करता है। तो यंग के प्रयोग में क्या था? एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। ये क्या है? एक वर्णी प्रकाश स्रोत।
तो यंग ने अपने जो द्विसलिट प्रयोग किया था उस प्रयोग में हाइगेंस का सिद्धांत लागू किया था। तो एकमणि प्रकाश स्रोत से ये प्रकाश है वो तरंगाकार के रूप में चलता है। इसके सामने एक पर्दा, इस पर्दे पर दो रेखा छिद्र, ये S1 और ये S2। जो S1 S2 है ये दोनों क्या है, कला संबंध स्रोत की भांति कार्य करते हैं। तो ये तरंगागर जो हैं ये इस पर भी आपतित होंगे और इस पर भी आपतित होंगे। तो यहाँ से तरंगागर हाइगेन के सिद्धांत से यहाँ से द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित होंगी। S1 S2 क्या हो जाएंगे, दो नए स्रोत हो जाएंगे और ये नए स्रोत क्या कहलाएंगे, कला संबंध स्रोत कहलाएंगे। तो ये यहाँ से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका है वो द्वितीयक तरंगागर का निर्माण करती है। अब उन तरंगागरों को हम दो तरीके से दिखाएंगे, एक तो विच्छिन्न चाप जिसको हम कहेंगे सरंग, अविच्छिन्न चाप यानी कंटिन्यूअस चाप। अविच्छिन्न चाप बिना टूटा हुआ चाप, जैसे इस तरीके का चाप होता है, ये बिना वटाट है चाप है। एक विच्छिन्न चाप जिसको हम कहते हैं गर्त, और ये होगा डोटेड। क्या होगा, डोटेड, जैसे इस तरीके का चाप डॉट डॉट से। तो यहां इस S1 S2 से जो दो तरंगागर निकल रहे हैं, इन तरंगागरों को एक तो कंटिन्यू चाप से दिखाएं और एक डॉटेड चाप से दिखाएं। तो इससे एक तरंगागर निकलता है वो कंटिन्यू चाप से दिखा दिया, ये भी कंटिन्यू चाप हो गया। फिर इसके बाद में ये डॉट डॉट चाप, ये भी डॉट डॉट चाप। फिर इसका ये अगला तरंगागर कंटिन्यू, इसका अगला डॉट डॉट। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू और डॉट डॉट से चाप दिखाए हमने। इस तरीके से ये स्रोत S1 से जो तरंगागर है वो यूं चल रहे हैं। ये स्रोत S1 के तरंगागर है जिनको एक कंटिन्यू और एक डॉट डॉट चाप से यूं दिखा देंगे। अब स्रोत S2 के तरंगागर कंटिन्यू डॉट और फिर कंटिन्यू फिर डॉट से और फिर कंटिन्यू चाप से, फिर डॉट से और फिर कंटिन्यू चाप से, फिर डॉट डॉट, फिर कंटिन्यू चाप, फिर डॉट डॉट, फिर कंटिन्यू, फिर डॉट डॉट और फिर कंटिन्यू। इस तरीके से S1 और S2 के जो तरंगागर है ये अपने पास पर्दा M और ये भी एक N पर्दा। तो S1 S2 से जो द्वितीयक तरंगागर उत्सर्जित होंगे, ये द्वितीयक तरंगागर इस स्लिटों के और पर्दे के बीच में, दोनों के बीच में क्या होते हैं, ये अध्यारोपित होते हैं। तो अध्यारोपण से ये परिणामी तरंग का निर्माण करते हैं। हालांकि हम इन तरंगागरों को एक तो दिखाया कंटिन्यू और एक डॉट से, जिससे थोड़ा सा इनका डिफरेंस अपने को पता चल जाए। तो इनमें क्या है कि जहां अपने को दोनों सरंग सरंग मिलते हैं, सरंग सरंग मिलते हैं, या दोनों गर्त गर्त मिलते हैं, तो उन बिंदुओं को हम मिलाएंगे। यहाँ दोनों डॉट डॉट मिल रहे हैं, यहाँ कंटिन्यू मिल रहे हैं, तो इन बिंदुओं को हम जो मिलाएंगे। तो ये बिंदु जो है पर्दे पर, यहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगी और ये बिंदु प्राप्त होगा अपने को ब्राइट यानी चमकीला बिंदु प्राप्त होगा। और जिन बिंदुओं पर एक सरंग मिल रहा है, जिन पर एक सरंग और एक गर्त मिल रहा है, तो ये बिंदु यहाँ पर तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो जैसे देखिए ये एक ये इन बिंदुओं पर यहाँ पर एक सरंग मिल रहा है और एक गर्त मिल रहा है, यहाँ पर एक सरंग गर्त। तो इन बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है, ये रेखा क्या कहलाएगी अपने पास, डार्क, डी से प्रदर्शित करेंगे, ये अपने पास काला बिंदु प्राप्त होगा। ऐसे इधर ब्राइट के बाद में काला, फिर इधर चमकीला, फिर इधर काला और फिर इधर चमकीला। इस तरीके से पर्दे पर ये तो कहलाता है केंद्रीय
केंद्रीय उच्छिष्ट इसको कह देंगे, जो कैसा होगा अपने पास दीप्त बिंदु होगा। केंद्रीय उच्छिष्ट कैसा होगा, दीप्त बिंदु होगा। इसके केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों तरफ ये अदीप्त, दीप्त, अदीप्त। बी क्या हो गया, चमकीला बिंदु या दीप्त बिंदु, पट्टी हो जाएंगी ये चमकीली पट्टी और काली पट्टी। और डी क्या हो गया, डार्क यानी काली या अदीप्त पट्टी। तो इस तरीके से इस पर्दे पर अपने पास ये, और इन पट्टियों को हम क्या कहते हैं, पट्टियों को फ्रिंज भी कहते हैं, इन पट्टियों को फ्रिंज भी कहा जाता है। तो इस पर्दे पर ये चमकीली, काली, चमकीली और काली जो फ्रिंज बनती हैं, इन फ्रिंजों का जो समूह है वो समूह क्या कहलाएगा, व्यतिकर्ण प्रतिरूप कहलाएगा। इस प्रकार यंग ने प्रयोग किया था, हाइगेन के सिद्धांत का उपयोग करके ये पर्दे पर व्यतिकर्ण घटना प्राप्त की थी। तो इस प्रयोग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यंग का द्विस्लिट प्रयोग जो व्यतिकर्ण की पुष्टि करता है, और व्यतिकर्ण क्या है, तरंग का एक गुण होता है। तो ये यंग का प्रयोग भी है, वो प्रकाश की कौन सी प्रकृति को व्यक्त करता है, तरंग प्रकृति को व्यक्त करता है। तो यह है अपने पास यंग का द्विस्लिट प्रयोग। तो अब इसके बाद में व्यतिकर्ण की गणितीय विश्लेषण, इसकी व्याख्या वो हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।